चलिए नमस्कार। आज हम बात करते हैं हिंदी कहानी, इसके विकास की। ठीक है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास आपके नेट और सहायक प्राध्यापक दोनों के सिलेबस में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास दिया हुआ है। कहानियाँ आपके सिलेबस में अलग अलग दी हुई हैं, तो ये आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, दोनों सिलेबस में अलग अलग है, मतलब दोनों के पाठ्यक्रम में अलग अलग कहानियाँ हैं। अगर मैं बात करूँ सहायक प्राध्यापक की, तो इसमें आपको एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, उसके बाद नशा, पुरस्कार, तीसरी कसम, परिंदे, वापसी, खोई हुई दिशाएं, कोसी का गढ़वार और गदल। ठीक है, कुल मिला के ये 8-9 कहानियाँ मिलती हैं। ठीक है, और नेट में भी आपको, ठीक है, इसी प्रकार कहानियाँ आपको नेट में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम इन कहानियों पर बात करेंगे। ठीक है, वो आप बाद में बात करेंगे। पहले हम कहानी के उद्भव और विकास पे बात करेंगे, जो कि आपके नेट सेट और सहायक प्राध्यापक के पाठ्यक्रम में समान रूप से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपको दोनों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, दोनों के लिए समान होने वाली है। तो इस वीडियो को हम दोनों को बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप दोनों इस वीडियो को देखेंगे। दोनों का मतलब मेरा है सेट वाले, नेट वाले और सहायक प्राध्यापक वाले। ठीक है, सेट, नेट और सहायक प्राध्यापक वाले मतलब एपी। ठीक है, एपी वाले सब लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। ठीक है, किसको? हिंदी कहानी। ठीक है, कहानी की बात करें तो कहानी होती क्या है? कहानी के हम सामान्य से शब्दों में हम कहें तो हम किसी भी चीज़ को हम मतलब अगर सामान्य भाषा में अगर हम बात करें ना, तो हम नाटक को भी कहानी बोल देते हैं, हम उपन्यास को भी कहानी बोल देते हैं, है ना, हम यात्रा वृत्तांत को भी कहानी बोल देते हैं। ठीक है, हम संस्मरण को भी कहानी बोल देते हैं। हम हर चीज़ को कहानी मानते हैं, है ना। हम क्या बोलते हैं, चलो यार तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, है ना, तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, कहानी बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, हर चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि कहानी सुनाता हूँ, है ना। हमने बचपन से ये सुना नहीं, हमने बचपन से कहानी सुनते आए हैं, है ना। भले वो कुछ उपन्यास का हिस्सा रहा हो, ठीक है, वो किसी महाकाव्य का हिस्सा रहा हो। ठीक है, एक राजा था, एक रानी थी, सुना है तुमने बचपन में। ठीक है, भले हम रामचरितमानस की सुना रहे हैं, रामचरितमानस तुलसीदास की, उसमें से हम सीता और राम की सुना रहे हैं, वो एक महाकाव्य है, पर हम उसको भी क्या बोल के सुना रहे हैं, चलो एक कहानी सुना रहे हैं हम ना। एक राजा थे, है ना, राजा राम थे। ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी? सीता थी, है ना, उनका हरण कर लिया था रावण ने। हम कहानी सुना रहे हैं, किसकी सुना रहे हैं? महाकाव्य भैया, वो कहानी नहीं है, वो महाकाव्य है, पर हम उसमें भी कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य भाषा में तो कहानी किसी चीज़ की हम सामान्य सुना रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत प्राचीन विधा के रूप में कहानी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक प्राचीन विधा है जिसका बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। ठीक है, अगर गद्य के रूप में हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्राचीन रही है ये। अगर हम इसकी बात करें, इसके जो स्वरूप की बात करें, तो हम ये भारतेंदु युग, है ना, भारतेंदु युग जब आता है, ठीक है, और भारतेंदु युग के बाद जब द्विवेदी युग आता है, और जब सरस्वती पत्रिका का जब संपादन होता है, ठीक है, और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, उस युग में आपको कहानी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मतलब उनके पूर्व में भी, मतलब भारतेंदु युग में आपको देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ आप एक बात याद रखो कि आपको गद्य की जो विधाएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे वो आपको भारतेंदु युग में देखने को मिल जाएंगी। अगर हम बात करें कि गद्य की विधाओं का जो उदय हुआ है वो हुआ है, तो वो हमारा भारतेंदु युग में गद्य की विधाओं का उदय आपको मिल जाएगा। कुछ विधाओं को छोड़ के, जैसे हम अगर एकांकी को छोड़ दें तो एकांकी आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर गद्य की अधिकतर विधाएं जो हैं वो आपको भारतेंदु युग में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, वैसे ही आपको कहानी भी देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। वो हम इन किसकी बात करें, ठीक है, तो आज अब हम इसमें आगे वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी कहानियाँ कब कब प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, और कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में, कौन सी हिंदू में, कौन कौन सी कहानियाँ प्रकाशित हुई है, कौन सी पहली कहानी मानी जाती है, कौन सा साहित्यकार या कौन सा इतिहासकार किस कहानी को पहली कहानी मानता है, कहाँ से क्या प्रश्न बनता है, इन सब प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। ठीक है, चलिए। कहानी
ठीक है। अब बात ये मैंने आपको पहले ही बताई दिया है कि सरस्वती 1900 में आई है, इससे पूर्व बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई है, परंतु कहानी का आरंभ जो है सरस्वती में छपी कहानी इंदुमती, ठीक है, इससे माना जाता है, ठीक है, 1900 से माना जाता है। कहानी का उद्भव जो है भारतीय परंपरा में कथा एवं कहानियों का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है। संस्कृत साहित्य में बृहत कथा मंजरी, कथा सरत सागर, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि कहानियां प्रचलित है ना। पंचतंत्र की कहानियां सुनी है हमने, हितोपदेश की कहानियां सुनी है, ठीक है। किस किस की सुनी है हमने? पंचतंत्र की कहानियां सुनी है, हितोपदेश की कहानियां सुनी है, ठीक है। इन सब की कहानी है, पर इनमें कहानी के जो तत्व थे ना, वो कहानी के तत्व हमें इनमें देखने को नहीं मिलते। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि भाई कहानी तो हमने सुना दी, हर चीज़ को हमने कहानी मान के चला। हमने पहले जो चीज़ें सुनाई ना, हमने सब चीज़ को ये कहा चलो तो मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, है ना, हमने हर चीज़ को कहानी मान लिया है, ठीक है। पर क्या हुआ, इन कथाओं के माध्यम से भारतीय समाज में नीति, नैतिकता और आदर्श की शिक्षाएं मिली हैं, ठीक है। कहानी के रूप में साहित्य की जिस विधा का अध्ययन हम करते आए हैं वह पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में आई है। मतलब जो कहानी आई है वो पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हिंदी में आई है। हिंदी साहित्य में हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में बांग्ला साहित्य का विशेष योगदान रहा है, ठीक है। मतलब एक तो पाश्चात्य और अगर हिंदी में फिर आई है तो हिंदी में कहाँ से आई? बांग्ला साहित्य से आई है, ठीक है। हिंदी कहानी साहित्य की प्रमुख कथात्मक विधा है, ठीक है। छोड़ दो ये तो जाने दो। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास जो है वो सरस्वती पत्रिका से माना जाता है, जो कि 1990 में प्रकाशित हुई। इस पत्रिका के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ हम विस्तृत में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पूर्व कहानी लिखी गई ये हो गई है, जिस कारण हिंदी की प्रथम रचना के बारे में अलग अलग मतभेद है। अब हम बात करते हैं भैया कौन सी रचना पहली रचना मानी जानी चाहिए, या कौन सी कहानी पहली कहानी मानी जानी चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद है। और इस मतभेद से हमें बहुत ज़्यादा लेना देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके बनते हैं। यहाँ से आप रटना प्रारंभ कर दीजिए, याद करना प्रारंभ कर दीजिए। पहला, राम रतन भटनागर ने मुंशी इंशाअल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी, जो कि 1872 में लिखी गई, इसको प्रथम कहानी मान लिया राम रतन भटनागर साहब ने, ठीक है। मुंशी इंशाअल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी। अब एक एक लाइन में तीन प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि ये किसने माना है, दूसरा प्रश्न बनेगा किसकी रचना है, तीसरा बनेगा कौन सी रचना है, चौथा प्रश्न बनेगा कब प्रकाशित हुई है, ठीक है। आप बाद में पूछते हो सर कैसे, ठीक है, कैसे प्रश्न आते हैं, क्या आता है, तो इसमें 4 कैटेगरी बन रही है। उन चारों को अपने दिमाग में याद रखो और 4 प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती, ठीक है, इसको माना है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती 1900, ठीक है। हो गए 4 प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल मान रहे हैं, इन किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, कहानी कौन सी है? इंदुमती है, प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1900, ठीक है। फिर देवी प्रसाद वर्मा, माधवराव सप्रे जी की कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, वर्ष क्या है? 1901। इनने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, इसको माना है। ये भैया आपके सिलेबस में भी डली हुई है, सहायक प्राध्यापक वालों के पाठ्यक्रम में भी डली हुई है, सहायक प्राध्यापक वालों के पाठ्यक्रम में भी डली हुई है, ठीक है। फिर लक्ष्मी नारायण लाल ने, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, जो कि 1903, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई है, इसको हिंदी की पहली कहानी मानी है। अब इनमें कन्फ्यूज मत होना, रामचंद्र शुक्ल खुद दूसरी कहानी को पहली कहानी मान रहे हैं, जबकि लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल की कहानी को पहली कहानी मान रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। फिर राय कृष्ण दास ने राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला, ठीक है, जिनको बंग महिला कहते हैं, इनकी दुलाई वाली 1907 को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, ठीक है। तो कितने लोग हो गए हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास हो गए कम से कम 4 से 5 लोग हो गए, ठीक है। इनकी अलग अलग कहानी को, ठीक है, इनकी अलग अलग कहानी को लोगों ने क्या माना है? प्रथम रचना माना है, ठीक है। हम बात कर लें रानी केतकी की कहानी, हम बात कर लें इंदुमती, ठीक है, हम बात कर लें टोकरी भर मिट्टी, हम बात कर लें 11 वर्ष का समय, और हम बात कर लें दुलाई वाली, ठीक है। तो ये 1,
ठीक है, 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये 5 हो गई। अब ये आपको 5 के साथ 20 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, 5 रचनाओं के साथ आपके 20 प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, 20 प्रश्न आपके तैयार हो गए। इन 20 प्रश्नों को आप तैयार रखो, मौखिक रूप से आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। चलिए, अगर बात करें सर्वमान्य रूप से तो इंदुमती जो है उसको हम पहली कहानी मानते हैं। ठीक है, इंदुमती को। ठीक है, हिंदी कहानी की विकास यात्रा की बात करें तो हम मुंशी प्रेमचंद्र जी को उसके केंद्र में रखते हैं। ठीक है, उनका मुख्य योगदान रहा है। ठीक है, और उनको केंद्र में रख के हम इसको क्या मानते हैं, इनका विभाजन करते हैं तो 4 रूप में होता है। प्रेमचंद्र के पूर्व में हिंदी कहानी, प्रेमचंद्र के युग की हिंदी कहानी, प्रेमचंद्र के बाद की हिंदी कहानी और स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी। ठीक है, मतलब हमने 4 वर्गीकरण कर दिए प्रेमचंद्र को केंद्र में रखकर। प्रेमचंद्र के पूर्व में, प्रेमचंद्र के युग में, प्रेमचंद्र के पश्चात और स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, 4 कहानी हमारे हो गई। ठीक है, अब प्रेमचंद्र के पूर्व की कहानियों की अगर हम बात करें तो ये जो काल था ये अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी कहानी। मतलब कहानी क्या कर रही थी, अपना बचपन था। ठीक है, कहानी का क्या था, कहानी का बचपन था। कहानी थोड़ा सा चलना सीख रही थी। ठीक है, कहानी क्या सीख रही थी, चलना सीख रही थी। उसका बचपन था, वो थोड़ा धीरे धीरे पैदल चलना सीख रही थी, अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, है ना। उसकी शिल्प विधि जो थी, है ना, उसका डेवलपमेंट हो रहा था, उसका विकास हो रहा था। धीरे धीरे हौले हौले, है ना, धीरे धीरे हौले हौले वो चलना सीख रही थी, है ना। उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था। वो नए नए विषय ग्रहण कर रही थी, हाँ इस पे भी लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये सब सीख रही थी। ठीक है, ये मेन जो है वो द्विवेदी युग से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, भारतीय हिंदी युग को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, लिख लेते हैं, कुछ कहानियाँ जाती है। ठीक है, पर उसमें मौलिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख किया गया है उनके अतिरिक्त इस काल में कुछ अन्य कहानियां भी लिखी गई, जैसे माधवराव सप्रे की मन की चंचलता, भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई, है ना, नकली किला, ये सब की सब। ठीक है, इसी प्रकार राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की, गुलाब और चमेली का किस्सा, वीर सिंह वृतांत आदि, ये सब है। द्विवेदी युग की कहानी साहित्य का विशेष विकास हुआ। सरस्वती पत्रिका, इंदु, कवि वचन सुधा, माधुरी, ये पत्रिकाएं जो है वो इन पत्रिकाओं में कहानियां छपने लगी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था इस युग की सर्वश्रेष्ठ मौलिक कहानी मानी जाती है, उसने कहा था। ठीक है, ये अपने सिलेबस में भी है, इसको अपन विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, इन पत्रिकाओं के नाम थोड़े से याद रख लेना, इंदु मतलब सरस्वती, इंदु और कवि वचन सुधा। ठीक है, इन पत्रिकाओं के नाम भी आप याद रख लेना। मतलब अगर हम प्रेमचंद्र के पूर्व की बात करें तो प्रेमचंद्र के पूर्व में जो था कहानी क्या हो रही थी, कहानी क्या कर रही थी कि अपने स्वरूप को ग्रहण कर रही थी, अपने शिल्प को विकसित कर रही थी, नए नए शिल्प को विकसित कर रही थी, नए नए विषयों को ग्रहण कर रही थी कि किन किन विषयों पर कहानियाँ लिखी जा सकती है। ठीक है, नए नए विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। ठीक है, इस युग में बहुत ही कहानी लिखी गई, किंतु उन पर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की छाया देखने को मिलती है। कुछ कहानियाँ काफ़ी लंबी होने के कारण शुद्ध कहानी की श्रेणी में नहीं आती है। इस युग के कहानीकारों ने मौलिकता की अपेक्षा अनुवादकार, भाषा की परिष्कार और गद्य के अन्य रूपों पर अधिक बल दिया, जिसके कारण प्रसाद और प्रेमचंद्र पूर्व कहानी साहित्य की रचना बहुत कम हुई है। उनमें वास्तविक साधारण जीवन का यथार्थ चित्र ना मिल सका। मतलब उतना वास्तविक यथार्थ चित्रण आपको इस युग में नहीं मिलता है। ठीक है, प्रसाद और इसमें मिलेगा आपको, प्रसाद के साथ और प्रेमचंद्र के साथ जो मिलता है। फिर हम आते हैं प्रेमचंद्र युग में। ठीक है, कब आएंगे हम प्रेमचंद्र के युग में, जो आपकी कहानी है। प्रेमचंद्र युग जो है वो उत्कर्ष का युग है। हमने तो पढ़ा है ना, हमने क्या कही, वही प्रेमचंद्र जो था उन्हीं के नाम पे हमने रखा ना, प्रेमचंद्र जी के नाम पर ही हमने नाम दिया है कहानी का विकास का। तो जो व्यक्ति केंद्र में था उसका युग तो श्रेष्ठ युग हो गई। ठीक है, तो ये उत्कर्ष का युग था। इनके समय ही आख्यायिका मतलब शिक्षा देने वाली, कल्पित लघु कथा कहानी के स्थान पर यथार्थ सच्ची कहानियों का प्रारंभ होना चालू हो गया था। प्रेमचंद्र जी पहले उर्दू में लिखा करते थे। उनका उर्दू में लिखा हुआ प्रसिद्ध कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में प्रकाशित हुआ, जो स्वतंत्र भावना से उत्पोत होने के कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसको याद रखना भैया, सोजे वतन 1907 और अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। ये तीनों चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसका सन भी पूछा जा सकता है, इसका नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
1916 में उनकी हिंदी में प्रथम लिखित कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। ठीक है, हिंदी में पहली लिखित कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। उनकी कहानियों में पंच परमेश्वर का अतिरिक्त आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रप्रात, रानी सारंगा, अलगोजा, ईदगाह, पूस की रात, सुजान, भगत, कफन, परीक्षा, बहुत सारी कहानियाँ। इनकी कहानी के नाम बहुत है, 300 से ज़्यादा कहानियाँ प्रकाशित हैं उनकी। ठीक है, नशा जो आपके सिलेबस में है। प्रेमचंद जी कहानियों में जनसाधारण के जीवन की सामान्य परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। मनोवृत्ति एवं समस्याओं का चित्रण मिलेगा आपको देखने को। भी साधारण से साधारण बात को मर्मस्पर्शी रूप से प्रस्तुत करने की कला में निपुण थे। ठीक है, प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को उठाया, जैसे किसानों के शोषण की समस्या, ग्रामीणों की समस्या, छुआछूत, रूढ़ी, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार की समस्या। मतलब आप प्रेमचंद की कहानी जब आप पढ़ते हो तो मतलब कहानी बहुत छोटी है पर उसमें आपको मर्म बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब उसमें जो ज्ञान, मतलब उसमें जो विषय उठाया उन्होंने, जो चीज़ें उठाई, जो समस्या उसमें दिखाई है, उस छोटी सी कहानी में मतलब पता चल रहा है कि 3 पेज की कहानी, 4 पेज, 5 पेज की कहानी, पर उस जरा सी कहानी में इतनी गंभीर बात, इतना गंभीर विषय उन्होंने उठा दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कफन की हम बात कर रहे हैं, है ना, 2 बाप बेटे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, बिगड़े मतलब पिबक्कड़ हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। वो कफन के पैसे की भी वही कर जाते, पूड़ियाँ खा ली और शराब पी ली, है ना, उनकी बहू मर जाती है। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं। बताओ, उसमें जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार क्या ही चल रहा है। ठीक है, ठाकुर का कुआं जब आप पढ़ोगे, है ना, ठाकुर के कुएं में जब आप देखोगे कि यार वो क्या करती है अपने पति को पानी पिलाने के लिए, है ना, वो उनका जो मेन कुआं रहता है, छूत लोगों की समस्या उसमें दिखाई है। ठीक है, उनके कुएं में कोई जानवर मर जाता तो पानी नहीं पी पाते, बीमार रहता पति, वो पानी लेने जाती है ठाकुर के कुएं पे। ठीक है, तो ठाकुर के कुएं पे पानी लेने जाती है, आवाज़ आ जाती है तो वो पानी छोड़ के वहीं से भाग आती है लौट के, वो प्यासा ही रह जाता है। ठीक है, वो यथार्थ देखो तो वो यथार्थ का चित्रण जब आपको पता चलता है कि उस दौर में क्या गुजरा होगा उन व्यक्तियों पे। पूस की रात में तुम उस किसान को देखो। ठीक है, तो वो चित्रण जो हम देखते हैं, ठीक है, बड़े घर की बेटी में या बड़े भाई साहब में आप वो चित्रण देखो, बड़े भाई साहब का, 2 बैलों की कथा में उन बैलों का, तो वो चीज़ें आपको प्रेमचंद्र की कहानी में जो चीज़ें और आपको देखने को मिलेगी, वो किसानों की शोषण की समस्या के बारे में मिले या ग्रामीणों के बारे में, तो वो यथार्थ चित्रण जो प्रेमचंद्र ने मर्मस्पर्शी तरीके से किया है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में आदर्श का पुट मिलता है, किंतु बाद में यथार्थ में, है ना, जो अभी मैंने आपको यथार्थ वाली बताई। ठीक है, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा आदि कहानियां हैं, ये सब आदर्श का पुट है, मिश्रण दिखाई देता है। बाद में कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ये सब यथार्थवाद, ये आपको बताई दिया मैंने। ठीक है, ये 2 बैलों की कथा, ठीक है, ये सब आपको एक बार देख लेना। ठीक है, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, कफन, ठीक है, ये सब आपकी पूस की रात, ठीक है, ठाकुर का कुआं, ठीक है, ये सब हो गई। फिर प्रेमचंद्र योगीन समकालीन कहानीकार कौन थे? एक जयशंकर प्रसाद जी आपके हुए हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, एक छाया है, एक प्रतिध्वनि है, एक आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। यह इनके 5 कहानी संग्रह के नाम याद रखना है। ठीक है, इनके 5 कहानी संग्रह के नाम याद रखना है। हालांकि सहायक प्राध्यापक वालों के सिलेबस में इनका एक भी कहानी संग्रह नहीं है। कहानी संग्रह तो वैसे भी नहीं है किसी के उसमें, पर कहानी जरूर है, पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार कहानी संग्रह है, पर आपको इनके कहानी संग्रहों के नाम जरूर याद रखने हैं। ठीक है, छाया की प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ठीक है, कुल मिला के 59 कहानियाँ इनकी संकलित की गई है। इनकी शुरुआती कहानियाँ बांग्ला कथा शैली से प्रभावित हैं, परंतु बाद में वे अपनी स्वतंत्र शैली विकसित कर पाए हैं। इनके दृष्टिकोण से भावात्मक की अधिकता होने के कारण इनकी कहानियाँ भी भावना से उत्प्रोत है। प्रसाद जी की कहानियों के कथानक वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जुड़े हुए हैं। वे देश काल का वातावरण इस प्रकार करते हैं कि काल्पनिक कहानी ऐतिहासिक आ जाती है। ठीक है, मतलब ऐतिहासिकता ज़्यादा है। उनकी कहानियाँ जो हैं वो आदर्शवाद का समर्थन करती हैं। उनमें संस्कृति, समाज, साहित्य आदि विविध क्षेत्रों के कथानक ग्रहण किए गए हैं। ऐतिहासिक कहानियाँ भारतीय संस्कृति तथा सामाजिक कहानियों में सामाजिक समस्याओं का चित्रण मिलेगा। आंधी, आंसू, इंद्रजाल छोड़ दो, अब ये आप पढ़ लो। ठीक है, फिर आते हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी। ठीक है, और दूसरे हिंदी में आने वाले लेखकों में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जो प्रसिद्ध हैं। प्रथम कहानी रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुई है। विचारधारा की दृष्टि से कौशिक प्रेमचंद जी की परंपरा से आएंगे।
इन्होंने समाज सुधार को अपनी कला का लक्ष्य बनाया, मतलब ये समाज सुधार से संबंधित कहानियां लिखते थे कौशिक जी। उनकी कहानियों की शैली जो है सरल, ठीक है, सरल, सरस और रोचक है। उनकी हास्य और विनोद से परिपूर्ण कहानियाँ चांद में दुबे जी की चिट्ठी जो है के रूप में प्रकाशित हुई थी। छोड़ दो, कौशिक जी का नाम रक्षाबंधन याद रखो इनकी बस। चतुरसेन शास्त्री जी, ठीक है, शास्त्री जी की ऐतिहासिक विषयों पर कहानियाँ लिखी है, ठीक है, शास्त्री जी ने ऐतिहासिक विषयों पर कहानियाँ लिखी है, ठीक है। पन्नाधाय, रूठी रानी, ए खुदा की राह पर, अम्बालिका, भिक्षुराय, सिंहगढ़ विजय, छोड़ो। पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, इनकी वैसे कोई कहानी पूछी नहीं गई है तो इनको ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। राय कृष्ण दास, इनकी भी अभी आज तक कोई कहानी पूछी नहीं गई है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बेचन शर्मा उग्र, इनका नाम बहुत बार आता है, यहाँ ज़्यादा नहीं आता है पर एक बार हम पढ़ लें, ठीक है, हो सकता कभी पूछ ले, ठीक है। उग्र जी का नाम बेचन शर्मा उग्र, ठीक है। बेचन शर्मा उग्र का प्रवेश हिंदी कहानी जगत में 1922 में आया। उनकी उग्रता का प्रभाव कोलकाता, धूमकेतु, तूफान आदि की संज्ञा दी गई है। उनकी रचनाओं में राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक रूढ़ियां और राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों को गहरा विद्रोह किया है। कहानी संग्रह दोजख की आग, चिंगारियां, बलात्कार, सन की अमीर आदि प्रकाशित हुए हैं। ये दोजख की आग देख लीजिएगा एक बार बस, बाकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं ज्वाला दत्त शर्मा जी, ठीक है, ज्वाला दत्त शर्मा, ठीक है, ज्वाला दत्त शर्मा, इनका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नाम याद रखो, नाम भी ज़रूरत नहीं है। चंडी प्रसाद हृदयेश, इनका भी कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार दिमाग में थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम बात करते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, ठीक है, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, ठीक है। प्रेमचंदोत्तर में हम बात करें तो इस कहानी में हम इस दौर में क्या देखते हैं, इस दौर में हम कहानी की पुरानी परंपराओं के साथ नई परंपराओं का उदय भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इस काल की कहानियों में जीवन और जगत के विविध पक्षों को कहानी की परिधि में समेटने का प्रयास किया गया है। मतलब कहानी का जो विषय था उस विषय में हमें नए नए विषय देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या मिल रहा है, नए नए विषय पर कहानी देखने को मिलती है, ठीक है। जीवन और जगत के बहुत सारे पक्ष हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस काल में जहाँ एक और प्रगतिवादी कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर मनोविश्लेषण परक कहानियाँ और वह यथार्थवादी कहानियाँ भी देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। मनोविश्लेषणवादी मतलब जो मनोविज्ञान पर आधारित होती है, जो मनोविज्ञान के उस पर आधारित होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, जो फ्रायड थे, जो जुंग थे, ठीक है, जो फ्रायड और जो जुंग का जो सिद्धांत था, जो मनोविश्लेषणवादी हुए हैं, उनके सिद्धांत पर या उनके मनोविज्ञान पर जो कहानियाँ लिखी गई है ना, उन लोगों के उस पे जो बताया है वो कहानियाँ आपको मिलेंगी। प्रगतिवादी परंपरा मुख्यतः यशपाल, ख्वाजा अहमद अब्बास, अमृत राय, मनमथनाथ, कृष्णचंद्र रांगेरागम, कृष्णदास, श्री कृष्णदास प्रभृति कहानीकारों को स्थान दिया जाता है। यशपाल ने जो है वो समाजवादी साम्यवादी दृष्टिकोण से लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ें मिलेंगी, इनकी कहानी पिंजरे की उड़ान जो है यशपाल की, ठीक है, वो दुनिया, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता यशपाल की, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, ठीक है, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, ठीक है, उत्तमी की माँ, ये मिलेगा। अब यहाँ आप याद रखो भैया, मनोविश्लेषणवाद जो है इसमें आपको जैनेन्द्र कुमार मिलेंगे, ठीक है, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी मिलेंगे, भगवती चरण वर्मा मिलेंगे, आज्ञे मिलेंगे, इला चंद्र जोशी मिलेंगे, ठीक है। ये आपको कभी कभी ये त्रयी पूछ लेता है, त्रयी मतलब तीन लोग मनोविश्लेषण में कौन कौन है, ठीक है, ये उपन्यास में पूछता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ भी पूछ ले, ठीक है, हो सकता है आपका कहानी में भी पूछ ले, ठीक है, उपन्यास में तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इनमें भी कौन कौन है अपने यहाँ भी आपको मिल जाएंगी, ये जैनेन्द्र है, राजचंद्र जोशी है और आज्ञे है, ठीक है, ये मनोविश्लेषण वाले ही हैं तीनों, ठीक है। जैनेन्द्र, आज्ञे और राजचंद्र जोशी ये प्रमुख कहानीकार आपके मनोविश्लेषणवादी हैं। जैनेन्द्र कुमार के कहानी संग्रह आपको मिलेंगे, यहाँ पर कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, वातायन है, स्पर्धा, फांसी है, पांजेब है, जय संधि है, एक रात, दो चिड़िया, ये सब के सब क्या है, इनके कहानी संग्रह है जैनेन्द्र भाई के, ठीक है। जैनेन्द्र ने क्या लिखा है, जैनेन्द्र स्थूल समस्याओं के स्थान पर सूक्ष्म मनोविज्ञान का चित्रण किया है,
है ना। मतलब ये मनोविज्ञान का चित्रण करते हैं कि मनोविज्ञान क्या दर्शा रहा है कि किसी चीज के पीछे कारण क्या है। ठीक है, मतलब जो आपको दिख रहा है वास्तविकता में वही है कि उसके पीछे कुछ और कारण है। मतलब जो आप देख रहे हो सच वही है कि नहीं, आप सच देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, जो आप देख रहे हो वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, इनकी दृष्टि जो है वो संवेदनशीलता और दार्शनिकता की गहराई प्रदान करती है। ठीक है, उनका दृष्टिकोण समाजवादी की अपेक्षा व्यक्तिवादी, भौतिकवादी की अपेक्षा अध्यात्मवादी बहुत अधिक है। ठीक है, घटनाओं की अपेक्षा उन्होंने चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दिया है। उनकी कहानियों की भाषा शैली प्राय सरल और स्वाभाविक रही है। ठीक है, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने जैनेन्द्र की परंपरा को आगे बढ़ाया और अनेक कहानियां लिखी, जैसे जो हिलोर, पुष्पकरणी, खाली बोतल आदि में संग्रहित की गई है। भगवती चरण वर्मा जी ने बढ़िया लिखा इस क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं। अज्ञे जी की अगर बात करें तो ये भी मनोविश्लेषणवादी रहे हैं, अब भी ऊपर पढ़ के आए हमने। इन्होंने विपथगा बहुत इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह, परंपरा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोठरी की बात बहुत इंपॉर्टेंट, जयदोल, ये इनके जितना मैंने ये लाल निशान बना दिए इसको रट लो। ठीक है, इसको क्या कर दो, इसको रट दो, इसको रट दो भैया। ठीक है, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात और जयदोल, ये सब के सब रट दो। ठीक है, ये सब के सब क्या कर दो, रट दो, इसको छोड़ना नहीं है अज्ञे जी के। ठीक है, फिर इलाचंद्र जोशी जी आते हैं। जोशी जी ने भी मनोविश्लेषण में लिखा, इन्होंने भी क्या लिखा, मनोविश्लेषण में लिखा। और इन्होंने क्या किया फिर, आहुति, दिवाली और होली, ये सब संग्रह इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, छाया, आहुति, दिवाली और होली, ये जोशी जी। फिर हम आते हैं स्वतंत्रोत्तर हिंदी एवं प्रमुख कहानी आंदोलन। स्वतंत्रता के पश्चात लिखी गई कहानियों को स्वतंत्रोत्तर कहानी कहा गया है। ठीक है, ये कहानियाँ स्वतंत्रोत्तर काल की हिंदी कहानी के विभिन्न रचनात्मक पक्षों और बदलावों की साक्षी रही हैं। ठीक है, वर्ष 1947 में देश को आज़ादी प्राप्त हुई। ठीक है, इसी के साथ हिंदी कहानी में नई अभिव्यक्तियाँ उभरी। आज़ादी के बाद कहानी साहित्य, नई कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, समकालीन कहानी, कहानी, ये बहुत सारे आंदोलन। मैंने आपको तब भी बोला था कि भाई अलग अलग चीज़ में आपको अलग अलग आंदोलन मिलेंगे, मतलब कहानी में अलग मिलेगा, कविता में अलग मिलेगा, उसके बाद उपन्यास, ये सब में अलग अलग नाम से अलग अलग मिलेगा। अब समानांतर कहानी, सचेतन कहानी, समकालीन कहानी या कहानी, जबकि वहीं होंगे। ये इतना कोई लंबा दौर नहीं है, 5-5, 6-6 वर्ष के दौर में ख़त्म हो रहा है ये सब। इतना परिवर्तन नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन के साथ इनके नाम बदल दिए गए। ठीक है, थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ ये इनके नाम बदल दिए गए, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, थोड़ा बहुत नाम याद रखना। 1-2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे जो कि मैं आपको अलग से इसी में तथ्य के रूप में बता दूंगा, उनको याद करना और अपने दिमाग को शांत रखना। ज़्यादा परेशान मत होने का अब क्या होगा। ठीक है, उतना मत करना। ठीक है, अपन चलते हैं आगे। अब नई कहानी, वर्ष 1950 के पश्चात हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नया आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे हमने नई कहानी आंदोलन का नाम दिया। ठीक है, कब, 1950 के बाद। इस आंदोलन के उन्नायक कौन थे, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर और मोहन राकेश। ठीक है, कौन कौन हो गए, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर और मोहन राकेश। इनने इसको क्या किया, घोषित किया। नई कहानी का लक्ष्य था नए भाव बोध, आधुनिकता बोध, और इनको सबको करना। नाम नई कहानी था तो सब कुछ क्या हो गया, नए भाव, नया बोध और सब कुछ नया हो गया। ठीक है, जीवन के यथार्थ का चित्रण करना। नए कहानीकार न अतीत के आदर्श से जुड़ा था, ना ही भविष्य के स्वरूप से, न भविष्य के स्वप्नों से। ठीक है, मतलब उसको ना अतीत पसंद था और ना उसको भविष्य के स्वप्न पसंद थे, उसको वर्तमान में जीना पसंद था। ठीक है, उसको क्या पसंद था, वर्तमान में। वह केवल अपने भोगे हुए यथार्थों को अपनी दृष्टि के केंद्र में बनाता था। उसको मतलब सिंपल सी बात थी कि उसको वर्तमान की चीजें पसंद थी। ठीक है, इस प्रकार नई कहानी में व्यक्तिवाद, यथार्थवाद, अनुभूतिवाद एवं आधुनिकता की प्रतिष्ठा हुई। मतलब व्यक्तिवाद आया सामने, यथार्थवाद आया सामने, अनुभूतिवाद आया और आधुनिकतावाद आया। व्यक्तिवाद कब आएगा भाई, जब हम बात कर रहे हैं अपनी खुद की व्यक्तिगत की, अपने से मतलब है। यथार्थवाद कब आएगा भाई, जब व्यक्ति खुद स्वयं में जी रहा है, जब आज की बात कर रहा है, जब वो सत्य को स्वीकार करेगा तब तो यथार्थ की बात करेगा। अनुभूति कब करेगा भाई, हम कल की टेंशन ले रहे हैं तो आज हम जो महसूस कर रहे हैं उसको महसूस कर पाएंगे क्या, कर पाओगे महसूस, नहीं कर पाएंगे, तो अनुभूति होगी नहीं। तो अनुभूति इसलिए आई, आधुनिकता भी यहीं आएगी, आपकी आएगी कि नहीं। तो इस प्रकार इन सब की क्या हुई, प्रतिष्ठा हुई, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, वह जीवन, समाज और राष्ट्र के व्यापक परिवेश से अलग होकर कहानीकारों के व्यक्तिगत जीवन
को निजी सीमाओं से आबद्ध हो गई। ठीक है, इसलिए नई कहानी में व्यक्तिनिष्ठ अहम काम चेतना यौनाचार नारी पुरुष संबंधों का चित्रण प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नई कहानी में आपको और क्या मिलेगा, दाम्पत्य जीवन की प्राय सभी स्थितियों पारिवारिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण भी देखने को आपको मिलेगा। नई कहानी के लेखकों में आपको मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव, ये सब मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा आपको देखने को मिलेंगे। इनके नाम याद रख लेना, कौन कौन के, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, मन्नू भंडारी और उषा प्रेमवदा। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखना है। इनकी रचनाओं की बात कर लें अगर हम, तो मोहन राकेश की इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, ठीक है, एक और जिंदगी, ठीक है, इनके कहानी संग्रह हुए। ठीक है, उसकी बात अगर हम बात करें निर्मल वर्मा, तो इनके परिंदे जो हमारे पाठ्यक्रम में है। ठीक है, एक दिन का मेहमान, ठीक है, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, ये भी याद रखना है, कब्बे और काला पानी, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना भाई साहब। निर्मल वर्मा जो हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है, आप बार बार पूछते हो, मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ रिपीट करके बताता हूँ। जो भी राइटर, जो भी लेखक, जो भी कवि, जो भी हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, जो साहित्यकार, वो हमें उसके बारे में हमें सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हमें सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, फिर राजेंद्र यादव की बात करें तो इनके कहानी संग्रह देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की आत्महत्या बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लक्ष्मी कैद है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रतीक्षा, अपने पार, टूटना और अन्य कहानी। ठीक है, छोटे छोटे ताजमहल। फिर आते हैं हम सचेतन कहानी पर, खत्म हो गई नई कहानी। ठीक है, सचेतन कहानी की अगर हम बात करें तो सचेतन कहानी में क्या है भैया, नई कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया एवं प्रतिद्वंदिता में सचेतन कहानी आई और इसका प्रवर्तन किया महीप सिंह ने। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये बन गया आपका यहाँ से प्रश्न। कई बार ये प्रश्न बना है और कई बार ये बनेगा कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, सचेतन, ये जिन्होंने अपनी पत्रिका सचेतना के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सचेतन कहानी नई कहानी की अपेक्षा संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण से आपको देख, मतलब थोड़ी सी संतुलित मिलेगी आपको ये। ठीक है, थोड़ी सी संतुलित मिलेगी, थोड़ा संतुलन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा इसमें। सचेतन कहानी आंदोलन के साथ जुड़े हुए कहानीकार में आपको महीप सिंह मिलेंगे। ठीक है, कौन मिलेंगे, महीप सिंह मिलेंगे, मनहर चौहान मिलेंगे, राम कुमार भ्रमर, सुखबीर बलराज पंडित, कुलभूषण बेदराई। इनके एक के भी नाम नहीं सुने होंगे आपने, ऐसे मैंने भी नहीं सुने थे, पहली बार में इनके नाम। अभी तक महीप सिंह का ही नाम मुझे याद हुआ है, इनके नाम में जब पढ़ता हूँ तो याद हो जाते हैं, बाद में मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, तो आप भी टेंशन नहीं लेना, महीप सिंह को याद रखना, बाकी को भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। एक बार देख लेना, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो याद तो और अच्छी बात है। महीप सिंह के कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, उजाले के उल्लू, ये जरूर याद रखना। कुछ और कितना, ये भी याद रखना आपको, 51 कहानियाँ। ठीक है, कितने संबंध, महीप सिंह जी का थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये कहानियाँ थोड़ा सा याद रखना। उल्लू, उजाले के उल्लू, ये तो आपको कंपलसरी याद रखना ही रखना है। कुछ और कितना, ये भी आपको याद रखना है। 51 कहानियाँ थोड़ा सा देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगली कहानी हमारी समांतर कहानी। ठीक है, समांतर कहानी के प्रवर्तक का कमलेश्वर। अब ये याद रखते हुए चलना, कंफ्यूज नहीं होना कि सचेतन में कौन है और समांतर में कौन है और नई कहानी में कौन है। ठीक है, क्लियर है, इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, है ना। इसमें गड़बड़ हुई तो गड़बड़ हुई। फिर समानांतर कहानी कमलेश्वर, सम और कम। ठीक है, सम और कम। ठीक है, समांतर कमलेश्वर 1971। ठीक है, क्लियर, समांतर कमलेश्वर 71। ठीक है, जैसे भी करना, सामदाम दंड भेद 71। ठीक है, प्रवर्तन किया। समांतर से उनका तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं के समांतर प्रतिष्ठित करने से है। इसलिए उन्होंने कहानी के क्षेत्र में समाज और जीवन को व्यापक रूप से ग्रहण करते हुए उसकी विभिन्न स्थितियों और विषमताओं, विद्रूपताओं को अंकित करने का घोषित किया। छोड़ो, समांतर कहानी में व्यापक लक्ष्य के फलस्वरूप मध्यम वर्गीय
एवं निम्न वर्गीय समाज की विभिन्न स्थितियों विषमताओं का अंकन किया। ठीक है, समांतर कहानी का प्रचार मुख्यतः सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। ठीक है, इस पत्रिका का नाम याद रखना, ठीक है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। समानांतर कहानी जो है वो सारिका पत्रिका के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हुआ है। 1974-75 में सारिका के 10 अंकों में क्रमशः विभिन्न समांतर कहानियों की रचनाएं प्रकाशित हुई, जिनमें कमलेश्वर के अतिरिक्त रमेश उपाध्याय, मधुकर सिंह, धर्मेंद्र, इब्राहिम शरीफ, कामता नाथ, सुधीर, सतीश जमाली, नरेंद्र कोहली, हिमेंद्र सिंह, सुनीत, निरुपमा सेवती, मृदुला गर्ग, ये मृदुला गर्ग आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसमें भी कोई याद रहने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई नहीं रहेगा, इसमें भी कमलेश्वर याद रहेंगे और मृदुला गर्ग रहेंगी, छोड़ दो। फिर आते हैं समकालीन कहानी, समांतर नहीं समकालीन, समानांतर कमलेश्वर 71, फिर समकालीन गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, गंगा प्रसाद विमल समकालीन आधुनिकता के। ठीक है, फिर आती है अकहानी। ठीक है, अकहानी आंदोलन, कुछ ऐसे कथाकार जुड़े कहानी स्वीकृत मूल्यों के स्वीकार न करने के कारण स्वतंत्र सिंह के नामवर सिंह और निर्मल वर्मा इस कहानी के प्रवर्तक रहे। नामवर और निर्मल कहानी के रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, छोड़ो। अब हम बात कर लेते हैं अपने कुछ इसकी अमोघ तथ्य की। ठीक है, पहला तथ्य हमारा, इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक का टेम्पेस्ट छाया अनुवाद माना जाता है। ठीक है, टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। एक तथ्य, माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, किसने किया था गीता रहस्य का? माधवराव सप्रे ने। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया गया है। इसको 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16 वो लगा लो स्टार। प्रेमचंद ने लिखा कि सबसे उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। इसमें भी लगा लो 6-7 स्टार। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी प्रथम कहानी है। इसमें भी लगा लो 4-5 स्टार। पूर्व दीप्ति मतलब फ्लैशबैक। ठीक है, दोनों में पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ लेगा, हिंदी में पूछ लेगा। यहाँ मैंने दोनों लिख दी है, हिंदी भी लिख दी और इंग्लिश भी लिख दी। छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह भी है। ठीक है, इसमें भी लगा लो 8-9। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। इसमें भी लगा लो 6-7। नई कहानी का नाम दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसको भी लगा लो। लाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इसमें भी लगा लो 6-7। डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। ये महीप सिंह भाई साहब का। ठीक है, इसमें भी लगा लो। महीप सिंह ने लिखा कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। ठीक है, इसमें भी लगा लो 6-7 स्टार। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। इसमें भी लगा लो 8-9 स्टार। ठीक है, ये हो गए आपके, मतलब कुल मिला के। ठीक है, मजाक में कर रहा था मैं तो कि ठीक है मजाक कर रहा था। अब यहीं लगा लो 8-9 स्टार। ये पूरे अमोघ तथ्य पे। ठीक है, कितने तथ्य बता दी? 10 या 12? कितने हो गए? 12। तो ये 12 के 12 तथ्य आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब के सब रट लो, बाद में मत बोलना ही सर आपने एग्जाम से पहले नहीं बताई। ये तो यहीं से प्रश्न बन गए थे। ठीक है, अब कहानियाँ और उनके पात्र। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये आपके बढ़िया से लिखे हुए हैं। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कौन कौन पात्र है, सवा सिर गेहूँ में कौन कौन पात्र हैं। ठीक है, कफन में कौन कौन पात्र है। अब ये देख लेना, अपने सिलेबस में है, उसने कहा था, तो इसके पात्र देख लो। ठीक है, इसमें भैया नेट वालों के लिए कोई छूट नहीं है। नेट वाले हर कहानी के पात्र देखेंगे, क्योंकि नेट वाला पागल होता है, कुछ भी पूछ लेता है। सहायक प्राध्यापक वाले केवल उन्हीं कहानियों के पात्रों को देखेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उसके अलावा हम कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद रोज है, वापसी आ गई हमारी फिर से, तो हम वापसी के देखेंगे। उसके बाद हमारा कोसी का घटबार आ गया, तो हमने कोसी का घटबार देखेंगे। उसके बाद हमारी तीसरी कसम आ गई, तो हम तीसरी कसम देखेंगे। उसके बाद हमारा परिंदे आ गए, तो हम परिंदे देखेंगे। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं, तो इंशाअल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी 72 में।
किशोरीलाल गोस्वामी की हिंदूमती, सप्रे जी की एक टोकरी बन मिट्टी, ठीक है, भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, राजेंद्र बाला घोष की धुलाई वाली, गुलेरी जी की 1915 में उसने कहा था, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की रक्षाबंधन, जयशंकर प्रसाद जी की ग्राम प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और देवदासी। प्रेमचंद्र जी की तो बहुत है, अथाह है, पढ़ लीजिएगा, इसमें इसके बाद भी और पढ़ लेना, अलग से पढ़ना हो तो। सुदर्शन की हार की जीत, ये प्रेमचंद्र की भी है, कंफ्यूज मत होना। बेचन शर्मा उग्र की शैतान मंडली और चॉकलेट, जैनेन्द्र की फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पांचेब और जयसंधी, पूरी की पूरी बहुत महत्वपूर्ण। यशपाल की पिंजड़ी कुरान, फूलों कुर्ता युद्ध, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, इलाचंद्र जोशी, रूपरेखा, आगे जी की विपथका, कोटरी की बात, शरणागत और जयदोल जो ऊपर अपन पढ़ के आए थे, ये सब के सब। उपेंद्र नाथ की पिंजरा, भीष्म सानी की चीप की दावत, अमृतसर आ गया, भाग्य रेखा, मुक्ति बुद्ध की काट का सपना, सत्य उठता आदमी, रपात्र, मोहन राकेश इंसान के खंडन, नए बादल, जानवर जानवर, एक और जिंदगी, राजा निर्वंशिया, कमलेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये वही कमलेश्वर है, ठीक है। राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, कितने पाकिस्तान, ठीक है। धर्मवीर भारती, मुर्दों का टीला, बंद गली का आखिरी मकान, गुल की बन्नो, निर्मल वर्मा की परिंदे, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी, फणीश्वरनाथ रेणु, ठुमरी, आदमी रात महक, तीसरी कसम, ठीक है। कृष्णा सोबती, बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया, मन्नू भंडारी, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, 3 निगाहों वाली एक तस्वीर, प्रियंबदा की वापसी, फिर पसंद आ गया, ममता कालिया की छुटकारा, प्रतिदिन, मुखौटा, सीट नंबर, मृदुला गर्ग, कितनी कहते हैं, एक एक टुकड़ा टुकड़ा आदमी यार, चित्रमुग्ध का लपटें, नासिरा, पत्थर गली, ठीक है। इतनी कहानियाँ हैं, इतना सब कुछ है, ये सब आपको बता दिया गया है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, ठीक है। एक बार PDF पढ़ो और ख़त्म करो, और ये सोच के करो कि हाँ सब कुछ पढ़ लिया है और हो गया है, और बढ़िया से अपना रिवीजन करो, और ये हो गई आपकी ख़त्म, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।